तब जाता है जब अपराध अपनी दहाड़ से शहर को डराता है। तब आता है एक नाम, डिटेक्टिव बाघ कुमार। हर पंजे में है इंसाफ, हर कहानी में छुपा है एक राज। जहां दहाड़ है वहीं इंसाफ है। सच चाहे जितना भी गहरा दबा दिया जाए, उसकी गंध मिट्टी फाड़कर बाहर आती ही है। और मैं हूं बाघ कुमार, सच की उसी गंध को सूंघने वाला शिकारी। रात की परतें जब शहर के पुराने हिस्से को निगल रही थीं, तभी एक जर्जर हवेली की खिड़कियों से एक चीख फटी, जो अंधेरे को चीरती हुई बाहर निकली। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि हवेली के बड़े हॉल में एक आदमी का शव पड़ा है। सूट पहने, गले में गहरे कट का निशान और उसके पास टूटा हुआ झूमर, आधी बुझी मोमबत्तियां और बिखरे हुए शीशे पड़े थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मृतक की उंगली दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा कर रही थी, मानो मरते दम तक वह किसी रहस्य की तरफ संकेत दे रहा हो। पुलिस ने इसे लॉक्ड रूम मर्डर घोषित किया और तभी बुलाया गया डिटेक्टिव बाघ कुमार को। वो नाम जो अपराध की दुनिया में खौफ की तरह जाना जाता था। खूंखार दिखने वाला मगर दिमाग से भदारदार डिटेक्टिव बाघ कुमार, जिसकी सुनहरी आंखें अंधेरे में ऐसे चमकती जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार पर निगाहें गड़ा चुका हो। बाघ कुमार ने कमरे का जायजा लिया, शव के पास झुका और पंजे से खून के धब्बे को छूकर अपनी नाक से सूंघा। उसकी नथुनें फड़क उठीं। ये खून जितना ताजा दिख रहा है उतना है नहीं। मौत का वक्त बदलने की कोशिश हुई है। पुलिस वाले चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन बाघ कुमार का ध्यान पेंटिंग पर था। एक महिला का चित्र जिसके चेहरे पर आधी मुस्कान और आधा भय उकेरा गया था और जिसकी आंखें मानो टूटे झूमर की ओर देख रही थीं। उसके भीतर की शिकारी प्रवृत्ति चीख रही थी कि यही तस्वीर इस केस का मौन गवाह है। हवेली का मालिक राजन मल्होत्रा एक अमीर बिजनेसमैन था जिसकी दुश्मनों की लिस्ट लंबी थी। उस रात हवेली में मौजूद लोग थे, उसकी पत्नी, उसका नौकर और एक पुराना दोस्त। मगर गवाही में हर कोई एक दूसरे को झूठा साबित कर रहा था। बाघ कुमार ने उनकी आंखों में झांककर जैसे रगों में बहते सच को पढ़ने की कोशिश की। उसकी चाल धीमी थी, पंजों की थाप भारी थी और उसकी मौजूदगी में हर इंसान के भीतर का डर उभर रहा था। हवेली का हर कोना धूल और अंधेरे से भरा था, लेकिन बाघ कुमार के लिए वहां हर दीवार, हर साया, हर चीज बोल रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हर मौन चीज चीखती है, बस सुनने वाले कान चाहिए। और उसी के साथ उसने तय कर लिया कि यह हत्या खून से ज्यादा रहस्यों की है और इस रहस्य को उजागर करने के लिए उसे उस मौन गवाह को बोलने पर मजबूर करना होगा, चाहे वह इंसान हो या पेंटिंग। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारों पर अंधेरे की दरारें साफ दिख रही थीं और उसी अंधेरे के बीच बाघ कुमार की नजरें हर जगह घूम रही थीं, जैसे वह इंसानों की नहीं बल्कि शिकारी की नजरें हों। उसने शव के पास पड़े कागजों को उठाया जिन पर लाल स्याही से लिखा था, सत्य का एकमात्र गवाह मौन है। ये वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजा और उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि एक ऐसा खेल है जिसे किसी ने बहुत गहराई से प्लान किया है। हवेली के 3 लोग, राजन की पत्नी निशा, नौकर गजोधर और पुराना दोस्त सुरेश, सबके चेहरे पर एक अनजाना डर था, मगर हर किसी के बयान अलग अलग थे। निशा ने कहा कि वह ऊपर अपने कमरे में सो रही थी, गजोधर बोला कि वह रसोई में था और सुरेश ने दावा किया कि वह हवेली छोड़कर बाहर जा रहा था। लेकिन बाघ कुमार जानता था, सच छुपाने वाले की आंखें हमेशा धोखा देती हैं और उसने देखा कि निशा के हाथों पर हल्का सा धुआं चिपका था, जैसे उसने मोमबत्तियां बुझाई हों। गजोधर के कपड़ों पर हल्की मिट्टी थी, मानो वह तहखाने से निकला हो। और सुरेश की आंखों में डर से ज्यादा पछतावा था, जैसे वह सच बताना चाहता हो लेकिन किसी मजबूरी ने उसका गला पकड़ रखा हो। बाघ कुमार ने अपने पंजे की थाप से जमीन को खुरचा और चारों ओर फैली धूल को गौर से देखा। झूमर के टूटने से पहले किसी ने ऊपर चढ़कर रस्सी काटी थी और पेंटिंग की नजर वहीं की ओर थी। यह साफ था कि पेंटिंग सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एक संकेत थी, कोई कोड जिसे हवेली का मालिक अपनी मौत से पहले छोड़ गया था। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी, खिड़कियां हिलने लगीं और हवेली के बाहर तूफान उठ खड़ा हुआ। उस शोर में बाघ कुमार की गहरी आवाज गूंजी, जिसने भी यह खेल खेला है उसने सोचा होगा कि मौत चीखेगी नहीं, लेकिन हर खून अपने निशान छोड़ता है। उसने तहकीकात को और गहराई में ले जाते हुए तहखाने की ओर रुख किया, जहां पुराने बक्से, टूटी मूर्तियां और धूल से ढकी फाइलें रखी थीं। वहां उसे एक डायरी मिली जिसमें राजन ने लिखा था, मेरा एक राज्य है जो अगर बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
मेरे सबसे करीबी ही मेरे दुश्मन हैं। ये शब्द पढ़ते ही बाघ कुमार की आंखों में आग सी भड़क उठी। ऊपर हॉल में खड़े तीनों लोगों को देखकर उसने महसूस किया कि ये केस सिर्फ पैसों या नफरत का नहीं बल्कि विश्वासघात का है। उसी समय अचानक ऊपर से एक और चीख सुनाई दी। हवेली का नौकर गजोधर लहूलुहान पड़ा था, मानो किसी ने उसके मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। पुलिस अफरा तफरी में दौड़ी, लेकिन बाघ कुमार ने सिर्फ अपने पंजे उठाए और ठंडी आवाज में कहा, खेल शुरू हो चुका है, अब मौन गवाहों को बोलना ही पड़ेगा। गजोधर की लाश हवेली के बीचों बीच पड़ी थी और बारिश की बूंदें टूटी खिड़कियों से भीतर गिर रही थीं, जिससे खून की लाली ढुलकर फर्श पर फैल रही थी, मानो हवेली खुद इस खून को पीने की कोशिश कर रही हो। पुलिस वाले बेकाबू होकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बाघ कुमार की आंखों में शिकारी का सन्नाटा था। उसने शव को ध्यान से देखा और फौरन समझ लिया कि गजोधर की हत्या उतनी अचानक नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। उसके गले पर दबाव के निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर दम घोंटा हो, और यह साफ था कि हत्यारा हवेली के भीतर ही था। बाघ कुमार ने सबको एक जगह खड़ा कर लिया। निशा और सुरेश कांपते हुए खड़े थे और दोनों के बीच एक अनकहा डर घूम रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, कातिल यही है और उसकी सांसों की गंध मुझे महसूस हो रही है। उसकी सुनहरी आंखें सीधे निशा के चेहरे पर टिक गईं, लेकिन फिर अचानक उसने सुरेश की जेब से झांकते हुए एक कागज का टुकड़ा देखा। वह कागज खींचा गया और उस पर लिखा था, सत्य की चाबी तहखाने की तीसरी दीवार में है। बिना एक शब्द कहे बाघ कुमार तहखाने की ओर बढ़ा। उसके पंजों की थाप गूंज रही थी और पीछे पीछे पुलिस और दोनों संदिग्ध चल रहे थे। तहखाने में पहुंचते ही उसने अपनी पूरी ताकत से दीवार को धक्का दिया और तीसरी दीवार की दरारें खुल गईं। अंदर एक गुप्त कमरा था जिसमें पुरानी तिजोरी, कुछ पिस्तौलें और राजन की डायरी के बाकी पन्ने छिपे थे। डायरी में साफ लिखा था, मैंने अपने ही सबसे करीबी से धोखा खाया है। अगर मैं मरा मिलूं तो समझ लेना कि हत्यारा वही होगा जो मेरे साथ हर रोज बैठता है, हर रोज मुस्कुराता है। यह पढ़ते ही कमरे का माहौल भारी हो गया। निशा का चेहरा पीला पड़ गया और सुरेश के माथे पर पसीना छलक आया। लेकिन तभी बाघ कुमार की पैनी नजर तिजोरी के कोने में रखे एक पुराने कैमरे पर पड़ी और कैमरे के भीतर अभी अभी खींची गई रील थी। किसी ने सबूत मिटाने के बजाय अनजाने में उसे कैद कर लिया था। उसने कैमरे की रील बाहर निकाली और पुलिस को सौंप दी। बाहर तूफान तेज था, हवेली के भीतर सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में बाघ कुमार ने कहा, मौन गवाह अब तस्वीरों में बोलेगा और सच किसी का भी गला पकड़ लेगा। लेकिन तभी अचानक बिजली गुल हो गई, सब अंधेरे में डूब गए और अंधेरे की चीख में किसी के भागने की आवाज आई। बाघ कुमार गुर्राया, पंजे जमीन पर पटक कर बोला, शिकार पिंजरे से निकल चुका है, अब शिकारी की असली दौड़ शुरू होगी। अंधेरे में चीख और कदमों की आहट हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बाहर तूफान और भीतर सन्नाटा, और उसी सन्नाटे को चीरती हुई बाघ कुमार की गुर्राहट हर दिशा में गूंज रही थी। उसकी सुनहरी आंखें अंधेरे में मशाल की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर किसी शिकारी की तरह हवा को चीरते हुए उस भागते साए का पीछा कर रहा था। पुलिस वाले टॉर्च लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन भागता हुआ इंसान हवेली की टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे पुराने आंगन की तरफ निकल गया था। बाघ कुमार ने छलांग लगाई और अपने पंजों से जमीन पर गिरे गीले निशानों को सूंघकर तुरंत दिशा पकड़ ली। वह गंध किसी और की नहीं बल्कि सुरेश की थी। लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर सुरेश हवेली के पीछे वाले जंगल में भाग गया। बारिश की बूंदें भारी हो रही थीं, मिट्टी में फिसलन थी और आसमान गरज रहा था, मगर बाघ कुमार के कदम थमने वाले नहीं थे। उसकी मांसल देह की रफ्तार बिजली की तरह थी और हर छलांग के साथ पेड़ों की टहनियां टूटती जा रही थीं। सुरेश लड़खड़ाता हुआ एक खाई के पास पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। लेकिन जब बाघ कुमार ने उसे पकड़कर उठाया तो उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरानी थी। मैंने उसे नहीं मारा, मैं सिर्फ छिपा रहा था सच को, सुरेश बड़बड़ाया। लेकिन बाघ कुमार जानता था कि यह सिर्फ आधा सच है। तभी हवेली से पुलिस के शोर और निशा की चीख सुनाई दी और बाघ कुमार ने तुरंत सुरेश को पकड़कर वापस घसीटा। हवेली में लौटते ही उसने देखा कि निशा जमीन पर बैठी है। उसके हाथों में एक पुरानी पिस्तौल और पास ही पड़ा हुआ एक फटा हुआ लिफाफा। लिफाफे के भीतर की चिट्ठी में राजन ने लिखा था, अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे कातिल से पूछना कि उसने मेरे प्यार को क्यों मारा। ये शब्द पढ़ते ही हवा भारी हो गई। अब यह साफ हो गया कि मामला पैसों या धोखे से बड़ा है। यह बदला और रिश्तों की आग का खेल है।
निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में मासूमियत नहीं बल्कि छुपा हुआ गुस्सा था। तभी बाघ कुमार ने अपनी ठंडी और भारी आवाज में कहा, रिश्ते जब जहर बन जाएं, तो मौत सिर्फ एक अंजाम नहीं बल्कि एक सजा बन जाती है, और इस हवेली में वही सजा दी गई है। उसी पल तहखाने से एक धमाका हुआ, जैसे किसी ने वहां आग लगा दी हो, और धुआं पूरे हवेली में भर गया। पुलिस अफरा तफरी में भाग रही थी, लेकिन बाघ कुमार सन्नाटे में खड़ा सोच रहा था। इस खेल में एक और चेहरा है जो अभी सामने नहीं आया, और उसकी शिकारी आंखें अब हवेली की हर दीवार, हर साए को खंगालने लगी, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि असली कातिल अभी भी खुला घूम रहा है और हर किसी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हवेली धुएं और चीखों में डूबी थी। दीवारें मानो हर राज को थामे कांप रही थीं, और उस अंधेरे में बाघ कुमार की छवि किसी प्राचीन शिकारी देवता जैसी लग रही थी। उसकी सुनहरी आंखें अब सिर्फ सच को पकड़ने पर टिकी थीं। पंजे जमीन पर गूंजते हुए धमक रहे थे, और उसकी आवाज तूफान से भी भारी थी। असली कातिल अब और नहीं छुप सकता। पुलिस घबराई हुई थी, निशा सिसक रही थी, सुरेश थरथरा रहा था, लेकिन तभी तहखाने की जलती आग के बीच से एक साया निकला। खुद राजन का छोटा भाई विक्रम, जिसे अब तक कोई हवेली में मौजूद मान ही नहीं रहा था। उसके चेहरे पर आग की रोशनी और पसीने की परत थी, और हाथ में वही रस्सी का टुकड़ा था जिससे झूमर काटा गया था। उसकी आंखों में जुनून और जहर का मिला जुला रंग था। उसने गुर्राते हुए कहा कि यह हवेली, यह दौलत, यह सब कुछ उसी का हक था, लेकिन राजन ने उसे हमेशा पीछे रखा। और जब राजन ने सब कुछ अपनी पत्नी निशा और दोस्त सुरेश को देने का इरादा किया, तो उसने तय कर लिया कि राजन को हमेशा के लिए मिटाना होगा। विक्रम ने योजना बनाकर राजन की हत्या की, समय बदलने के लिए खून फैलाया, और गजोधर को इसलिए मारा क्योंकि उसने सच देख लिया था। कैमरे में कैद तस्वीरें भी उसी की करतूत थीं, लेकिन वह सबूत मिटाने से पहले पकड़ लिया गया। हवेली की आग अब विक्रम की जलती हुई आत्मा का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन तभी बाघ कुमार ने दहाड़ लगाई। उसकी आवाज ने पूरा हॉल हिला दिया। तूने सोचा था मौत तेरा मौन गवाह बनेगी, लेकिन हर खून का कतरा सच बोलता है। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई, अपने पंजों से विक्रम को दबोच लिया और जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने विक्रम को हथकड़ी पहनाई। निशा और सुरेश सन्नाटे में खड़े रहे, और हवेली का अंधेरा जैसे धीरे धीरे सच की रोशनी से कटने लगा। बाघ कुमार खिड़की के पास खड़ा हुआ। उसकी देह पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं, और उसकी आंखों में वही ठंडी शिकारी चमक थी। उसने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, मौन गवाह हमेशा मौन नहीं रहता। सच चाहे जितना भी दबा दो, उसकी गंध मिट्टी चीर कर बाहर आ ही जाती है। और उस हवेली की दीवारें, जो सदियों से रहस्य और चीखें समेटे थीं, आज सच की गवाही देकर शांत हो गईं।